वेलकम दोस्तों, वेलकम टू डे 78 ऑफ आर पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें हम यूपीएससी के द्वारा वेरियस एग्जाम में पूछे गए, रीसेंट एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं। ना सिर्फ एनालाइज करते हैं बल्कि उसकी ऐसे लिंकेज, ठीक है, कि हिस्ट्री में, पास्ट में उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, वो सब देखने की कोशिश करते हैं। राइट। आज का ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही राइट हो सकता है इम्पोर्टेंट रहे, जो ये भरोसा कर चुके हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत वगैरह या फिर जो हमारे बेसिक पॉलिटी के सोर्सेज हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट क्या है, हो सकता है यहाँ से हमें थोड़ा हिंट मिले, तो बने रहिए लास्ट तक। उससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, ठीक है, उसमें एक दो ऐसे कमेंट्स भी आए हैं। आप सभी ने काफ़ी, ठीक है, अप्रिसिएशंस तो बहुत मिलती है, लेकिन कुछ एक नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं जिनका जवाब जरूर देना चाहिए। तो कोई अंकित अंकित सिंह जी है, ठीक है, तो इनका कहना था कि गुरी को सारे क्वेश्चन आती थी, भाई कुछ क्वेश्चन में ईमानदारी दिखाते। तो गुरी ने एक्चुअल में पहले ही ईमानदारी दिखा दी है। मैंने पहले ही बोला गाइस कि मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन पेपर को, जो ये सीडीएस एग्जामिनेशन है, मैंने ये अटेम्प्ट किया है, मैं ये पेपर देता हूँ। तो इस साल भी मैंने ये पेपर दिया हुआ है और आई एम नॉट स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100। मैंने पहले ही बता दिया है कि मेरे भैया ऑनेस्टली लगभग 48 के आसपास इसमें मार्क्स बन रहे हैं और ये पेपर टफ था। दैट्स इट। मुझे कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देनी है इसके आगे। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाईज। राइट, आगे बढ़ते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को अब डिस्कस करते हैं। एक दूसरी बात और, ठीक है, तीन चार नीचे इसमें कमेंट्स ऐसे भी आए कि आपका ये वाला आंसर गलत है, ये वाला आंसर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दैट पार्ट। लेकिन मैंने अगेन उस दिन भी यही बोला था कि ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस पर्पज से है। इसका जो आंसर्स हैं और आंसर्स पे जो रिसर्च है, वो रिसर्च पार्ट अब आएंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं आएंगे कि सिर्फ इसमें सिर्फ सीडीएस के ये क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। नो, हिस्टोरिकल लिंकेजेस, इसके पीवाईक्यू के साथ लिंकेजेस, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएगी। देखो, ये क्वेश्चन मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए कि पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दीज टू अप्रोचेस। पहली बात कि नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द एम्पेरिकल अप्रोच इज वैल्यू लोडेड। दूसरा, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू नॉर्मेटिव अप्रोच इज ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल। देखो, ये ना पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, ठीक है, और आपके जो लॉ ऑप्शनल है, इन सारे ऑप्शनल्स के लिए ये बहुत ही कॉमन सी स्टेटमेंट्स है, क्योंकि वहाँ पे आप ये अप्रोचेज ऑफ, है ना, जो जो भी आप किसी तरीके की मान लो रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च की अप्रोचेज को आप उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है उन लोगों के लिए। बट ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है उन लोगों के लिए जो इन ऑप्शनल से बिलोंग नहीं करते हैं। राइट। तो एम्पेरिकल का देखो मतलब ही होता है सेंस एक्सपीरियंस से। सेंस एक्सपीरियंस से आपकी आंखें जो देख रही है, आपके कान जो सुन रहे हैं, आपका मुंह जो बोल रहा है, आपका दिमाग जो सोच रहा है, सेंस एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हैं, उससे जो आप डेटा ले रहे हैं, डेटा के बेसिस पे जो भी नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हैं, उसे आप कहते हैं एम्पेरिकल अप्रोच। तो इसमें वैल्यूज को कोई ज़्यादा स्थान नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक अप्रोच पढ़ते हैं, बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है, बिहेवियरलिज्म, ठीक है, डेविड स्टर्न एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो ये बिहेवियरलिज्म हो गया, एम्पेरिकल अप्रोच हो गया, ये सारी लर्निंग्स किस चीज़ पे बात कर रही है, ये वैल्यू न्यूट्रलिटी पे बात कर रहे हैं, वैल्यू लोडेड पे नहीं। बल्कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच होती है, नॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, सोशल नॉर्म्स, ठीक है। सोशल नॉर्म्स, आप जो है कोई चीज़ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जो प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है, वहाँ पे वैल्यूज की बात हो रही होती है कि पैर छूने चाहिए, ठीक है, हाथ धोने चाहिए, खाना खाना चाहिए, ये वैल्यूज है। ये वैल्यूज है, ये नियम नीति है, नियति है, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। तो ये दोनों ही इनकरेक्ट बैठती है। राइट। हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन अगेन ये नॉर्मल लोगों के लिए, स्पेशली सीडीएस लेवल पे, ये क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए यार। ये कोई प्रोफेसर बैठे हुए हैं और वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं। दैट्स इट। इस पे हमें अगेन इससे ज़्यादा कोई बाकी रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये सीडीएस स्पेसिफिक हो, आई डोंट थिंक। अब देखो, देने को वो कुछ भी दे सकते हैं सीएससी में, लेकिन इसका आंसर ये है। दैट्स इट। आगे चलते हैं कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं हो सकता है टोटलिटेरियन रिजीम का, कि स्टेट ऑफ द पॉलिटिकल, है ना, द स्टेट कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड ऑफन पर्सनल रेल्म्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। अगला कि मोनोपोली ऑफ द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगला कि वन पार्टी सिस्टम। एंड अगला ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी। देखो, जहाँ पे भी सिविल सोसाइटी, फॉर एग्जांपल एनजीओज को अगर आपने ऑटोनॉमी दे दी, तो क्या टोटलिटेरियन रिजिम बन पाएगी? है ना, आप जाओ जा करके नॉर्थ कोरिया में, जरा नॉर्थ कोरिया में जरा आप जा करके कोई है ना, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वहाँ पे खड़ी कर दो और फिर क्रिटिसाइज कर दो जरा वो किम जोंग उनको। वो नहीं कर पाएंगे आप। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी ज़्यादा
ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने डिस्कशन के लिए रखे हुए हैं क्वेश्चन, वो ये कुछ क्वेश्चन है, समझ रहे हो। एक ये क्वेश्चन हुआ, और भाई साहब एक ये क्वेश्चन हुआ। इसमें भी एक नीचे कमेंट आया था कि योर आंसर इज रॉन्ग। फिर मुझे इस पे लगभग 2 घंटे का एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, पढ़ना पड़ा। 24 पेज का मैंने नालसा का एक डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ा, फिर जाकर के इसका आंसर निकला। हालांकि मैं मान चुका था कि यस, वो जो आंसर है वो रॉन्ग है ना। बाकी आंसर कीज भी उसे रॉन्ग मान रही है, लेकिन अगेन आई हैव द प्रूफ, वो मैंने आगे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ो। कि अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स, इस चीज को हाईलाइट करो पहले, राइट्स गारंटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगला, कि अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल कैन एनफोर्स राइट्स गारंटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट ओनली द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो बाय इट्स इनएक्शन। समझ रहे हो। देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स, इस चीज को हटाएं, अगर इस चीज को हटा दी जाए तो ये कोरी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स। डेफिनेटली जब गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हैं, तो वहां पे आप जो है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल और सीक द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। एनफोर्स कौन करेगा उस पार्ट को थोड़ा लेट डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, एक बात और, कि फंडामेंटल राइट्स नंबर 1 आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। Are all fundamental rights available only against the state? No. Some fundamental rights are available against the state actions as well as against the individual actions also. For example, for example, prohibition of untouchability. अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट अगर किया गया है तो वो इंडिविजुअल या प्राइवेट सिटीजन्स के खिलाफ भी अवेलेबल है। फंडामेंटल राइट्स प्राइमरीली आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, बट सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो। ये इस क्वेश्चन से अलग का थोड़ा फैक्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे ना सिर्फ अगर मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन स्टेट के गवर्नमेंट की एक्शन से हो रहा है, मान लो आपको आर्बिट्रेरली अरेस्ट कर दिया, वहां आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, राइट। स्टेट के एक्शन से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उस वक्त भी आप जो है इसके एनफोर्समेंट को कॉल कर सकते हो। दूसरा, ना सिर्फ एक्शन से बल्कि इनएक्शन से भी अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने डिटेन कर दिया, राइट, या फिर आपके खिलाफ कोई भी है ना, आपके किसी ने फंडामेंटल राइट टू रिलीजन को किसी ने हार्म कर दिया, आप गए पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखने और वो एफआईआर नहीं लिख रहा है, दैट मीन्स स्टेट के इनएक्शन की वजह से भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ऐसे में भी क्या आपके फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट कॉल की जा सकती है? यस। क्यों? क्योंकि भैया रिट ऑफ सर्शियोरेरी इशू किया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट और बाय हाई कोर्ट और बाय एनी अदर रेलेवेंट जुडिशरी। Whosoever is empowered to issue such writs. Writ of certiorari can be issued against such authority who is not taking action with respect to protection of the fundamental rights of the citizens. तो इन दोनों जगह तक तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होती है। गलत होने का अंदेशा यहाँ से, अगेन मैं इसका आंसर यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, जो लीगल एक्सपर्ट होंगे, है ना, आप में से अगर कोई लॉ किया हुआ है, लॉ बैकग्राउंड का है, तो इस पे थोड़ी क्लैरिटी दो कि क्या इंडिविजुअल एनफोर्स करते हैं। आई थिंक ये दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, बिकॉज इंडिविजुअल डोंट एनफोर्स इट। कौन एनफोर्स कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी, जिसके पास भी ये राइट होंगे, जिसके पास ये अथॉरिटी होगी। सो इंडिविजुअल्स कैन सीक द एनफोर्समेंट। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्स्ड बाय लॉ, एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स, राइट। इंडिविजुअल कैसे एनफोर्स कर सकते हैं, यही मुझे भी डाउट था, एंड आई बिलीव नाइदर वन नॉर टू शुड बी द आंसर। फिर मैंने इस पे थोड़ा और, ठीक है, खोजे, बहुत सारे पीवाईक्यूज खोजे। एक ठीक है प्लेटफॉर्म है एग्जाम रोबोट, आप वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां इसके मैंने पीवाईक्यूज खोजे। खोजते खोजते फिर ये चीजें मिली, जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट रेस्ट विद द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन्हें तो रिट इशू करने की पावर नहीं दी गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर एनी अदर मैटर के रिस्पेक्ट में भी। तो आंसर यूपीएससी का ये था। दैट मीन्स हु विल एनफोर्स फंडामेंटल राइट? कोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू कौन, है ना, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी का पीवाईक्यूज। सो आई थिंक ये ना एक ट्रैप वाला क्वेश्चन था। अगला भी देख लो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आर्टिकल 32 ऑफ, अच्छा ये मैंने इसमें ठीक है एडिशनल डाल दिया कि इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू रेट्स अबाउट एनफोर्समेंट। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आर्टिकल 32 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, हाई कोर्ट को नहीं। इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। चलो ये तो करेक्ट है ना, यहाँ नॉट ट्रू पूछा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड इट वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही क्वेश्चन आप आगे पढ़ेंगे, यही क्वेश्चन इस साल सीडीएस में भी पूछा था बहुत बार, ये किसी पे है ना सीएपीएफ वगैरह के एग्जाम में या सीएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। एन एग्रीव्ड पर्सन हु हैज नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन हैज नो राइट टू, वन सेकेंड ये स्टेटमेंट क्या थी, an aggrieved person has no right to complain under article 32 where fundamental right has not been violated। तो यही स्टेटमेंट अगर अगले साल भी दे दी जाए कि आर्टिकल 32 के अंडर आप तब कंप्लेन नहीं कर सकते जहां फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है ना, अगर ऐसी स्टेटमेंट फ्यूचर में भी आ जाए तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी। इसे इनकरेक्ट मत, है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट सुन करके इसे इनकरेक्ट मत मान लेना। आगे आओ जरा कि in India, the constitutional remedy under Article 32 is available only in case of fundamental rights, not in case of other rights, है ना, from the from some of other provisions of the constitution। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। अगला, both Supreme Court and High Court can issue the writs of habeas corpus वगैरह 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 only for the purpose of enforcement of fundamental right। ना भाई, मैंने बोला कि हाई कोर्ट फॉर अदर पर्पजेज ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। तो आंसर वन यहीं से इसी क्वेश्चन से आगे इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। आगे और क्वेश्चन बने हुए हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट अबाउट आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स रेमेडीज टू द, हाँ ये तो राइट टू रेमेडी है, इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना, यही देख लो, यही टेक्स्ट इन्होंने आगे भी चेपा हुआ है, सेम क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट रिफ्यूज टू, यहां से ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये आगे वो स्टेटमेंट में दे देगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 32। दिस हैज बीन कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्टेटमेंट नंबर वन। स्टेटमेंट नंबर टू वो डाल देंगे कि द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट रिफ्यूज टू इशू अ रिट पिटिशन, है ना, टू एक्सेप्ट रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। ये स्टेटमेंट डाल देंगे और आप बोलेंगे नहीं 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 भाई साहब ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, एलिमिनेट करना है। नो, सुप्रीम कोर्ट indeed cannot refuse to accept a writ petition where the fundamental rights are being violated. This is original jurisdiction of Supreme Court. Original and concurrent jurisdiction. It is concurrent with High Court. It is not original and exclusive. It is original and concurrent jurisdiction of Supreme Court. समझ रहे हो? अगला देखो कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 also applies to enforcement of ordinary law which has nothing to do with the fundamental rights। यही स्टेटमेंट इन्होंने देखो यही कहीं दिया था ना, ये हैज नॉट बीन, ये देखो यही स्टेटमेंट इन्होंने उल्टा करके यहाँ दे दी और ये रॉन्ग है। आगे देखो, यहां से ये भी इस साल क्वेश्चन बन सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन है राइट टू वोट। याद रखो, इंडिया में जो राइट टू वोट है, जो राइट टू वोट है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इंडिया में जो राइट टू वोट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन जो राइट टू गेट इलेक्टेड है, ये इंडिया में ना तो फंडामेंटल राइट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इट इज अ कॉमन लीगल, है ना, इट इज अ राइट कॉन्फर्ड बाय अ स्टैट्यूट। सुप्रीम कोर्ट की लास्ट ईयर ही इसमें ऑब्जर्वेशन आई थी कि राइट टू गेट इलेक्टेड या फिर राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज ग्रांटेड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। यहां से क्वेश्चन बनाएगा, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज इट अ फंडामेंटल राइट? नो, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एंड राइट टू राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड, ओ अच्छा यहाँ पे टू बी इलेक्टेड भी पूछा हुआ है। सो राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट राइट टू बी इलेक्टेड इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज अ लीगल राइट। समझ रहे हो? तो ये दोनों आपके जो है लीगल राइट, यहाँ पे राइट टू बी इलेक्टेड क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कलेक्टिवली पूछा हुआ है तो यहाँ पे लीगल राइट आएगा, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये बात याद रखनी है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल बिकॉज, यहाँ से भी आता है इसका आंसर, ये जो इन्होंने पीछे पूछा हुआ है ना, they are fundamental because they are protected and enforced by the constitution। who enforces the fundamental right? Constitution, law, supreme court or high court। why? Because their decisions are having the force of law।
समझ रहे हो? इसीलिए सिटीजन आर नॉट एनफोर्सिंग, इट इज द कोर्ट, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लॉ दैट इज एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, देन दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। दे आर एनफोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहीं पे इन्होंने एक पीवाई को बनाया हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। यस, ये स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, उनकी आर्बिट्ररी अथॉरिटी पे ये चेक लगा रहे होते हैं। They cannot be amended. No, they can be amended subject to basic structure of the constitution. 1, 2 and 3 is the answer. आगे बढ़ते हैं कि with respect to, यहाँ पे भी ये एकदम झोल वाला क्वेश्चन था। विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट्स लीगल एड के बारे में, ये हमने कल ही पढ़ा। आर्टिकल 39A को हम कल ही पढ़ रहे थे। पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का एक हमारी पूरी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पूरी पॉलिटी कवर करने की एक देखो छोटे छोटे इनिशिएटिव है भाई साहब, यहाँ पे छोटी छोटी कोशिशें हैं, वो शुरू की गई है। आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, करना होगा तो। अदरवाइज ये है ना, आप देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट, अगर आपको अच्छी लगे तो है ना, आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के कल के लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है कि लीगल एड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। राइट, यहाँ आते हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज गिवन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39A एडिड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कल हमने ऑलरेडी बहुत ब्रॉडली इसे डिस्कस किया है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं देखूंगा। फिर देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड तो हो गया था क्लॉज, लेकिन भाई साहब इसे 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 सही रूप एक तरीके से मटेरियलाइज करने के लिए जो लॉ पास हुआ, कानून पास हुआ, नालसा एक्ट, वो नालसा एक्ट एज लेट एज 1987 राजीव गांधी जी के टाइम पे पास हुआ। अब भाई साहब एक्ट तो आपने पास कर दिया 1987 में, बट नालसा एक्चुअल में जो बनी वो 1995 के आसपास बनी थी। ठीक है, इतना लेट आपकी नालसा बनी थी। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, डीपीएसपी में आपकी लीगल एड की बात हो रही है। देन it is the duty of the police to inform the nearest legal aid committee immediately after the arrest of the person। देखो मैंने इसे करेक्ट माना हुआ है, मैंने भी इसे, ठीक है, बोथ 1 and 2, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैंने इसे बोथ 1 and 2 मार्क किया हुआ है गोले को वहां पे, क्योंकि मुझे ये थोड़ा लॉजिकल जरूर लगा। हालांकि इमीडिएटली यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड जरूर है, लेकिन यहाँ से हमें देखना ये है कि जिन चीज़ों को यूट्यूब में पहले बताया जाता था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को एकदम से आपने एलिमिनेट करना है, अब वो आपसे इसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट को ढूंढ ढूंढ के निकाल के आपको दे रहा है। वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो ढूंढ ढूंढ के निकाल के आपको दे रहा है, ताकि आप उसे एलिमिनेट कर दो और खुद भी एलिमिनेट हो जाओ। समझ रहे हो? तो ये चीज यहाँ से ढूंढनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सच में ही कह रहा हूँ। इससे पहले देखो, इससे पहले ट्रिक्स का रोल होता था, इवन 2022 तक होता था यार। 2022 में भी ट्रिक्स का रोल था। 2023 का जैसा पेपर आया है, और ना सिर्फ 2023 का पेपर, 2023 के बाद जो अदर पेपर आए हैं, मैंने वहाँ ये देखा है कि ट्रिक्स आप वहाँ पे देखो, मेमोरी आप अप्लाई कर सकते हो, इंटरलिंकेज अप्लाई कर सकते हो, ट्रिक्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं, है ना। करेंगे भी तो 4-5 क्वेश्चंस में, अदरवाइज आप, राइट, अगर ज्यादा कहीं पे ट्रिकबाजी करने लगे तो यू विल इनवाइट योर डिवाइस इन यूपीएससी। सो इसको खोजते खोजते चलो इसको, एक्चुअल में इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी, शीला भरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये हेल्ड किया हुआ है। देखो ये किसी लॉ में नहीं दिया गया है, किसी भी कानून में नहीं दिया गया है कि कितने टाइम के अंदर ये आपको रिपोर्ट करना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शीला भरसे केस में ये बात कही है कि जैसे ही आप किसी को अरेस्ट करते हो तो पुलिस विल इमीडिएटली गिव एन इंटीमेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ सच अरेस्ट to the nearest legal aid committee, such legal aid committee will take immediate step for that purpose। समझ रहे हो? तो ये सेकंड स्टेटमेंट भाई साहब सही है। तो नीचे जिसने कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, और भाई वो राइट, आपकी बात सही है, वो मुझे भी मालूम है कि 24 घंटे के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने उसे जो है प्रेजेंट करना होगा, मैजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अरेस्टी को प्रेजेंट करना होगा 24 घंटे के अंदर। राइट, और ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के टाइम पे लागू नहीं होती है ये लिमिट। समझ रहे हो? इसी पे उन्होंने 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था। ये बात तो सही है, लेकिन ये कुछ और चीज है, ये लीगल एड कमेटी की बात है। एक बात और है कि भाई साहब जब आपने किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर दिया, तो अरेस्ट करते ही ये भी नालसा का ये पेपर है जहाँ से ये, देखो ये बिल्कुल एकदम एकदम भरोसे का पेपर है। ठीक है, नालसा का ही है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ही पेपर है, इनका डायरेक्टिव है। इसमें एक बात ये भी लिखी हुई थी कि जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाता है तो जो पुलिस ऑफिसर है उसे आपको एक तरीके से एक पैम्पलेट टाइप देना पड़ेगा, जिसमें आपके राइट्स मेंशन्ड होंगे,
और जिसमें आपको जो है ये भी लिखा जाएगा कि आपके पास लीगल एड लेने की सुविधा है। बकायदा आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन का वो कागज बनाएगा, उसमें आपके साइन लिए जाएंगे, जिसमें है ना उन साइन वो उस कागज में ये बात लिखी होगी कि यस आई एम वेल इन्फॉर्म्ड कि आई हैव एन ऑप्शन टू एक्सेस लीगल एड, फ्री लीगल एड। समझ रहे हो? ये कुछ बातें भी है। जैसे ये जो नंदिनी सतपथी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी थी। ऑब्जर्वेशन ये कि द स्पिरिट एंड सेंस ऑफ आर्टिकल 22 is that the fundamental to the rule of law that services of lawyer shall be available for the consultation of any accused person under circumstances of near custodial interrogation. Moreover, the observance of the right against the self-incrimination is best promoted by conceding to the accused the right to consult a legal practitioner. तो जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ठीक है, जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है और राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन है, इन दोनों को आप बेस्ट प्रोटेक्ट तभी कर सकते हो अगर आपके पास एक लीगल प्रोटेक्ट है ना, प्रोटेक्शन है, अगर एक लॉयर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, लीगल एड इज अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो, एक्सटेंडेड फंडामेंटल राइट। समझ रहे हो? ये यहाँ से ये चीज है। फिर देखो फिर क्या हुआ था इस ऑब्जर्वेशन के बाद। 2009 में सेक्शन 41D वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सीआरपीसी। अब तो ये सीआरपीसी काम का रहा ही नहीं, ठीक है, बीएनएस वगैरह जब से आई। देन इन ऑर्डर टू गिव स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू राइट टू लीगल असिस्टेंस टू पर्सन अरेस्टेड और, ठीक है, और इंटेरोगेटेड। तो इसमें जो है स्टैट्यूटरी लीगल जो लीगल असिस्टेंट है उसको स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज किया गया कि यस आपके पास ये राइट होना चाहिए। दूसरी बात, एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कस्टडी और अरेस्ट के बारे में। सीआरपीसी का कोई भी सेक्शन कस्टडी और अरेस्ट के बारे के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि भैया दोनों चीजें अलग नहीं है। ऑल्दो ऑल अरेस्ट आर कस्टडी बट ऑल कस्टडीज आर नॉट अरेस्ट, है ना। इट हैज बीन हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन एवरी अरेस्ट देयर इज अ कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा, दैट बोथ द वर्ड्स कस्टडी एंड अरेस्ट आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स। अब यहाँ पे ये आता है, कस्टडी के टाइम पे आपके अलग राइट्स होते हैं, अरेस्ट के टाइम पे आपके अलग राइट्स होते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है, जो फ्री लीगल एड है, फ्री लीगल एड है वो आपको बिफोर अरेस्ट, ड्यूरिंग अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट किसी भी स्टेज पे मिल सकती है। इवन बिफोर द अरेस्ट भी आपको वो मिल सकती है। और आपके राइट क्या होंगे? यू हैव राइट टू नो व्हाई पुलिस हैज कॉल्ड यू फॉर इंटेरोगेशन, यू हैव राइट टू नो व्हाट पुलिस थिंक्स यू हैव डन, ठीक है, यू हैव राइट नॉट टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी याद रखना है। आपके पास किसी भी क्वेश्चन को उत्तर ना देने का राइट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, लॉ पे वो क्वेश्चन बना ही रहे हैं, और ये कुछ चीजें, ठीक है, पता भी होनी चाहिए। लेकिन आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन, नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी वगैरह की नहीं दे सकते। अगला, यू हैव राइट टू हैव ए लॉयर प्रेजेंट इन पुलिस इंटरव्यू, है ना, जब पुलिस आपका इंटरव्यू कर रही होगी, इंटेरोगेशन कर रही होगी, आपका लॉयर वहां पे प्रेजेंट हो, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। हालांकि 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 वो जो लॉयर है वो किसी भी तरीके से प्रिज्यू सॉरी यार प्रीजुडिस मैनर में इंटरफेयर नहीं करेगा इंटरोगेशन में। अगला, यू हैव राइट टू मेडिकल हेल्प इफ यू आर इल और इंजर्ड। ये सब चीजें आपकी राइट। एक बात और, यू हैव राइट टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इन्फॉर्म योर फ्रेंड एंड फैमिली अबाउट योर अरेस्ट, ये भी आपका राइट है। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जो है ध्यान में रखनी। और एक बात और, अरनेश कुमार केस जो है ये कि नॉर्मली एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, ठीक है, उससे रिलेटेड ये केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, इंपॉर्टेंट बात कही थी कि भाई साहब, अफोरसेड प्रोविजन मेक्स इट क्लियर दैट इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर, ठीक है। इसमें देखो पता क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि जब भी अरेस्ट आपको किसी इंडिविजुअल को करना है तो आपको पहले, ठीक है, पहले आपको उसे ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर है वो उसे एक नोटिस इशू करेंगे। नोटिस में पीरियड मेंशन होगा। उस पीरियड के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल पुलिस के सामने अपीयर होता है तो आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। हीनियस ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल ऑफेंसेस में, पेटी ऑफेंसेस में नो। समझ रहे हो? जो जो देखो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उन ऑफेंसेस में आप, अब किसी को अगर नहीं, ये भी नहीं पता यार कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ये क्या होता है, तो एक बार प्लीज आओ जा करके पीवाईक्यूज की जो पिछली वीडियोज है एक बार जा करके देख लो। मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो इसमें भी हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन ये अकेला क्वेश्चन नहीं था नालसा से।
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पे 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड free and competent legal services to weaker sections of the society on the basis of equal of opportunity. अगला, it issues guidelines for state legal authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? बोथ 1 and 2, है ना। वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस, हाँ, तो ये दोनों आपकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इनफैक्ट ये तो आपके सीधा आर्टिकल 39A में डायरेक्टली मेंशन्ड है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही। अगला, नालसा CAPF में 2009 में हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नालसा एक्ट। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नालसा का के बारे में कल हमने ऑलरेडी देख लिया। इसका जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज होता है वो होता है, तो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल कॉम्पिटेंट, यही स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे चिपकाई हुई है। इट इशूज गाइडलाइन फॉर स्टेट लीगल अथॉरिटीज, यही स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ से CSC में पूछी है। इसलिए वो जो कोई पूछ रहा था ना नीचे कि भाई साहब आप जो है सिर्फ CSC के क्वेश्चन एनालाइज करो, CAPF CDS के क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, किसी ने कमेंट पिछली वीडियो में ये भी किया था, ये देख लो भाई साहब। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे CAPF और CSC और CDS के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि CSC से बहुत टफ होते हैं। ऑर्गेनाइज लोक अदालत, ये इनका काम होता है। ये हमने पिछले पिछले कल जो पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर था वो हमने ऑलरेडी उसमें ये सारी चीज़ें देखी हुई है कि इनका काम क्या क्या होता है। सब चीज़ें पिछले कल वाले लेक्चर में डिस्कस हुई है। ये भी मैंने देखा था, ठीक है, ये भी पिछले कल ही डिस्कस हुआ है कि नालसा के अंडर जो फ्री लीगल सर्विस है उसके लिए कौन कौन जो है एलिजिबल है। क्या ऑल सीनियर सिटीजन है? नहीं भाई, अंबानी भी जाएगा तो फ्री में लीगल एड ले लेगा क्या, है ना, उसका तो अरबों का केस होएगा। तो ये तो हटा ही दो। देन क्या इसमें OBCs के लिए कोई अलग से क्राइटेरिया है? ये भी नहीं है। 1 and 2 इज द आंसर। ये याद रखना है। देखो यहाँ से आपको ये तो पता चल जाता है कि हाँ ये क्वालिफाइड है फ्री लीगल एड के लिए। जो अदर कैटेगरीज है ये याद रखना है कि ऑल सीनियर सिटीजन की जगह अगर यहाँ पे वो कभी ऑल वुमन लिख दे तो वो स्टेटमेंट सही होगी, ऑल चिल्ड्रन लिख दे तो वो स्टेटमेंट सही होगी, समझ रहे हो। ऑल इंडस्ट्रियल वर्कर्स लिख ले, ठीक है, वो जो कि वर्कर्स की डेफिनेशन में आते हैं। वर्कर की डेफिनेशन में वो लोग आते हैं जो 15,000 रुपए से कम की सैलरी में होते हैं। आई थिंक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, है ना। बाकी बाकी वो मैनेजरियल वर्क, मैनेजरियल स्टाफ के उसमें कैटेगरी में आते हैं, आई थिंक, राइट। तो ये एक बार वेरीफाई कर लो। लेकिन जो वर्कर्स की डेफिनेशन में आ रहे हैं वो भी यहाँ पे क्वालिफाइड है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सफरर्स है वो भी इसमें क्वालिफाइड है। तो ये सब चीज़ें जो है पता थोड़ी बहुत होनी चाहिए। यहाँ से हमें ये बात भी पता चलती है कि ह्यूमन राइट्स किस लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ह्यूमन राइट्स पे ये पीछे जितने भी क्वेश्चन थे ये देख लो, सब फंडामेंटल राइट के थे ना। फंडामेंटल राइट से ही ये सारे क्वेश्चन उन्होंने इस बार चिपकाए हुए थे कि इन इंडिया स्पेशल मैरिज एक्ट इंडिविजुअल एंटर्स इनटू इंटर रिलीजियस मैरिजेस, बिल्कुल स्पेशल मैरिज एक्ट में ये प्रावधान है। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वन फंडामेंटल राइट। देखो इस पे जो है इस साल जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, या मेरी टांग सो गई, सॉरी 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 सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की इस साल जो जजमेंट आई थी वो सेम सेक्स मैरिज पे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा था कि राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। वो यहाँ पे खेल गए। डेफिनेटली राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट वंस यू आर मैरिंग, वंस यू हैव एग्रीड टू मैरी, वंस यू आर मैरिंग, तो उस वक्त, वंस यू आर मैरिंग उस वक्त अ पर्सन ऑफ योर चॉइस के साथ शादी करना, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट। ये बात ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल्सो रेजोनेट्स। रेजोनेट्स की बात कर रहा है, ऐसा नहीं किया है कि मेंशन कर रहा है, नो, कि भैया इसकी स्पिरिट यहाँ पे मेंशन है। ये कुछ ऐसे बात कर रहा है कि मैरिटल राइट्स ऑफ एवरी एडल्ट कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स। तो ये आपकी तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें ज़्यादा कुछ डिबेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये स्पेशल मैरिज एक्ट भी रिसेंटली न्यूज़ में था। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है चीज़ें न्यूज़ में रहती है। देन यहाँ देख लो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यस, स्टेट्यूटरी बॉडी है। यही उन्होंने 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। एक उसमें स्टेटमेंट ये भी दी थी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, समझ रहे हो। यही चीज़ें वो बार बार रिपीट कर रहा है। ये ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत है, यस। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यस, ये भी इसके तहत है। ये आई मेस्ड अप इन दिस क्वेश्चन। देखो ये पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन है इसमें मेरे तुक्के अपने सही लगे थे, लेकिन आई मेस्ड अप विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने इसमें ह्यूमन राइट्स काउंसिल लगा दिया। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वगैरह बनी, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बनती है,
नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपकी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, तो उसमें आपकी एक स्टेटूटरी काउंसिल भी बनी हुई है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल आई थिंक ऐसा कुछ। इवन एमजी नरेगा के तहत एक नेशनल काउंसिल बनाई गई है। तो नॉर्मली जैसे भी स्टैट्यूट्स होते हैं उनको लागू करने, जैसे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स में जो है ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेक्शन के लिए काउंसिल बनाई गई है। तो मैंने वो तुक्का लगाया कि हो सकता है यार इसमें भी काउंसिल का प्रावधान किया गया हो। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स, आई थॉट, देखो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या था, और वो गलत गई वो लाइन ऑफ थिंकिंग, कि भैया अगर आप ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करने के लिए जब कमीशन बनाए जा रहे हो जिसके पास ऑलरेडी क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स है, तो कोर्ट अलग से आप क्यों बनवाओगे, राइट। लेकिन ये लाइन ऑफ थॉट गलत था एकदम। ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में, नेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं बाय द रेलिवेंट गवर्नमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट्स आपकी जो है, एक मिनट, नॉट कवर्ड अंडर, तो ये डी इसका आंसर होगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, ऐसा कोई भी इसमें मेंशन नहीं है। और मैंने जब ये सर्च करने की कोशिश करी, एक प्राइवेट एनजीओ जरूर था, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल करके, वो लेकिन एक एनजीओ है, सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इंटरनेशनल जो, ठीक है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन नेशनल लेवल पे ऐसी कोई स्टैट्यूटरी काउंसिल नहीं है। देखो ये वही चीज़ आ गई कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, कोई इसमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। अगला कि राइट टू प्राइवेसी, एक बार उन्होंने ये पूछा था कि ये कौन से फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, तो आर्टिकल 21 का, ये 2017 का पीवाईक्यू है, इतना सिंपल सा था। इस बार पूछ लिया कि कौन सा जो है, कौन सा वो केस है जो कि आपके, ठीक है, जिसने रिट पिटिशन, जिस जज ने रिट पिटिशन फाइल की थी इन सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट। तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस जो है इससे रिलेटेड है। ये जो पीएन भगवती है, इनको पीआईएल फाइल करने का वो जो है, ठीक है, वो जो पीआईएल को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट इनको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि एज पर स्टेट लिस्ट, ये भी पढ़ लो यार ये क्वेश्चन, ठीक है, ये रटना नहीं है, मैं इसे डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन कुछ चीज़ें जो है रटने के लिए नहीं बनी होती है। हालांकि मुझे इसमें खुद भी बहुत डाउट हुआ था। फिर मेरा लॉजिक यही था कि हाँ, एग्रीकल्चर जब स्टेट सब्जेक्ट है तो तीनों ही होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड, चाहे ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर लैंड, तीनों ही होनी चाहिए इसका पार्ट, आई थिंक, राइट। सो दैट वाज माय लॉजिक, एंड इसका तीनों ही है, लेकिन आपने कुछ इसमें रटना नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये रिसर्च के लिए ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगला ये देख लो कि प्रियम्बल के बारे में। देखो प्रियम्बल पे उन्होंने 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या बोलते हैं, 1950 पे, 26 जनवरी 1950 पे जो है, जो है इंडिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, तो वो इसी से रिलेटेड था। ऐसा कुछ भी आपने कभी पढ़ा कि लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ वगैरह में कुछ अमेंडमेंट किया गया हो? नहीं पढ़ा ना कभी नहीं। आपने पढ़ा कि प्रियम्बल में बस 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 3 चीज़ें ऐड हुई है, वो क्या, ठीक है, इंटेग्रिटी वर्ड यूज हुआ है ना, आपका जो, ठीक है, आपका जो, क्या कहते हैं, देखो इंटेग्रिटी वर्ड यूज हुआ है, और वो सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड, ये यूज हुआ है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सेकंड शुड बी इट्स आंसर, ठीक है। बाकी ऐसा तो कुछ भी इसमें ऊपर, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, द बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज। ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली डाल के रखा हुआ है, पीवाईक्यू है 1994 का। यहाँ से देखो, यहाँ से उन्होंने 4-5 क्वेश्चन बना करके पूछे कि सर्टेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल दैट दे कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। ये है बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ देखो, ये इन्होंने बार बार क्वेश्चन में पूछा है कि क्या फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं, हो सकते हैं। Constitution cannot be amended except in accordance with the procedure prescribed in Article 368। क्या ऐसा है? नहीं। आर्टिकल 368 के अलावा भी कई डिफरेंट मेथड से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। फॉर आर्टिकल 368 तो 2 तरीके बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स। सिंपल मेजोरिटी से भी तो कई पार्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपका आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 अगर आपको अमेंड करना हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जो, फॉर एग्जांपल अगर आपको शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल फर्स्ट अगर अमेंड करना हो, तो वो सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड एंड नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो भैया पीवाईक्यू है 2022 का, कि क्या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये अमेंड हो सकता है? हो सकता है। कौन सा केस? भीरुबारी यूनियन केस, सिंपल बात। अगला देख लो कि द रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट। ये मैंने इंटेंशनली अगेन डाल के किया क्योंकि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये न्यूज़ में है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है
कि रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत हुई। अगला कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन कैन एलोकेट 33% ऑफ सीट्स दे कॉन्टेस्ट। भाई ये कर सकते हैं, किससे पूछने की जरूरत है क्या? अगर पार्टी को चाहिए कि हाँ हमें जो है 33% महिलाओं को सीट देनी है, उसके लिए इन्हें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ये ना जर्शन, ठीक है, ये किसी का एक्सप्लेनेशन वगैरह सही बैठता नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्शन लॉ के बारे में। यही क्वेश्चन उन्होंने 2022 में फिर से पूछ लिया था कि इंडिया में कितनी बार आप इलेक्शन लड़ सकते हैं कि एनी। यहाँ से हमें एक बात देखने को मिलती है कि आरपीए एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन एक्चुअल में क्या है। अगर इवन आप नेशनल फ्लैग, ठीक है, इंडियन फ्लैग कोड के तहत अगर आप कहीं पे, ठीक है, या फिर इंडिया के नेशनल सिंबल्स को कहीं इंसल्ट करते हो, भैया आप इलेक्शन से कंटेस्ट करने से 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ये भी ध्यान में रखना है कि देयर इज एन इंक्रीज इन सिक्योरिटी। ये उस टाइम की बात है, उनके करंट अफेयर के टाइम की बात, ठीक है। एंड देन कैंडिडेट नाउ स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर मोर देन वन, हाँ, कैन नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन मोर देन वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये गलत है। आज के दौर में सिर्फ 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आप साइमल्टेनियसली इलेक्ट हो सकते हैं, उससे पहले ये लिमिट नहीं थी। क्लियर? ये आई थिंक ये 1994 के आसपास जो है ये लिमिट, 94 95 के आसपास ये लिमिट लाई गई थी। सॉरी नहीं, 94 नहीं, 97 के आसपास ये लिमिट लाई गई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इसे हमने पीवाईक्यू में एक बार डिस्कस किया भी था। तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि हाँ कितनी लिमिट है। और दूसरी बात, इन्होंने 2022 वाले क्वेश्चन में ये बात उसमें ऐसे ही आर्बिट्ररली, 2021 में आई थिंक ये ऐसे ही आर्बिट्ररली ऐड कर दी थी कि अगर आप 2 से कंटेस्ट जीतते हो और एक को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो री इलेक्शन होंगे, क्या उसका खर्चा आपको उठाना है ना? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भाई। नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटर माइंडेड फॉर डेथ ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, राइट? तो ये 1 2 एंड 4 जो है आपका इसमें करेक्ट आता है। काउंटर माइंडेड ऑन द डेथ ऑफ, नहीं, ये जो है ये आपका ये स्टेटमेंट अभी इट स्टैंड रॉन्ग। मैं इसमें एक्सप्लेनेशन दूंगा, अगर आपको इसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बिकॉज एज फार एज आई नो, अगर कंटेस्टिंग कैंडिडेट किसी किसी रिकग्नाइज्ड पार्टी का हो, अगर उसकी डेथ होती है तो वो पोस्टपोन किया जाता है। अगर नॉर्मल कैंडिडेट हो, मतलब गरीब आदमी की क्या ही इज्जत है, तो कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होती है। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, राइट? देन आता है भारत रत्न पे। ये भी नया क्वेश्चन नहीं था। इट वाज इंस्टीट्यूटेड ना, अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, ये तो पता ही था। क्यों ये पीवाईक्यू है ये देख लो भाई साहब। 2021 में अगेन यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था। यहाँ देख लो 2009 में सीडीएस का क्वेश्चन, द ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस ऑफ अवार्ड। यहाँ पूछा हुआ है कि भारत रत्न के बारे में जानो कि भैया ओरिजिनली जो ड्राफ्ट किया गया था कि भारत रत्न का अवार्ड कैसा होना चाहिए, वो ये स्पेसिफिकेशन उसकी थी। किसे पता, छोड़ो। द प्रोविजन ऑफ भारत रत्न वाज इंट्रोड्यूस इन 1951 1954, किसे पता, छोड़ो। भारत रत्न इज अवार्डेड टू इंडियन सिटीजन ओनली, ये तो गलत ही है। क्योंकि है ना, आप जो है फॉरेनर्स को भी अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड देते हैं। तो ये तो गया आपका। देन ये गया तो ये बाकी तीनों स्टेटमेंट सही होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि 1951 में इंस्टीट्यूट हुआ है, 1972 में नहीं। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि इसमें कोई मॉनेटरी अवार्ड आपको नहीं मिलता है। समझ रहे हो? द फर्स्ट एवर इंडियन सिटीजन टू रिकॉर्ड, ये याद रखना है कि जो सीवी रमन है, आप मुझे बताएंगे कि रमन इफेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इनको मिला था पहला भारत रत्न अवार्ड। यहीं इन्होंने ये भी स्टेटमेंट यहाँ पूछी हुई थी कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड क्या ये टाइटल्स की कैटेगरी में आते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला हुआ है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज टाइटल, दे आर रिकग्निशन ऑफ मेरिट। तो ये तो गया ऑलरेडी, पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये कवर किया हुआ है, मैं इसे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन आर्ट इन ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। ना भैया, मोरारजी देसाई के टाइम पे तो 3 साल तक लगातार इसे, ठीक है, मोरारजी देसाई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग सच अवार्ड्स, ठीक है। तो उसने तो 3 साल के लिए उन्होंने इसे सस्पेंड कर रखा, तो ये तो गया ही गया। ये स्टेटमेंट बोगस है एकदम। अगला, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। भारत रत्न ना, ये मैक्सिमम टू 3 था, लेकिन इस साल अगेन एज फार एज आई आई रिमेम्बर, ये आई थिंक इस साल 5 अवार्ड दिए गए हैं यार भारत रत्न। एक बार चेक कर लेना। ये ना रेगुलेशन उस वक्त 2021 में ये रेगुलेशन आपकी 3 की रेगुलेशन थी। इसे इंक्रीज करके अब जो है इसे 5 6 बना दिया गया है, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा लोगों को आई थिंक 4 या 5 भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा, ठीक है, क्लियरली बताएं। इस पे मैंने, क्योंकि मुझे जो है क्वेश्चंस याद आते गए और फिर इन क्वेश्चंस को मैं ऐड करता गया। तो इस पे स्पेसिफिकली
कोई डिटेलिंग इन पीवाईक्यूज पे नहीं डाली गई है। हालांकि जो काम की चीज़ें है वो ये है कि क्या ये टाइटल है, टाइटल नहीं है भाई साहब, ठीक है, आर्टिकल 18 के अंडर। तो ये बातें हैं, पहले ये 3 थे, अब ये इंक्रीज कर दिए गए हैं स्पेशली इस साल के लिए, इसी साल ये हुआ है, इसी साल ये सारी चीज़ें हुई हैं। नॉट करेक्ट पूछा है तो तीनों 1 2 एंड 3 इसका करेक्ट होगा। फिर देख लो भाई साहब, हाँ ये तो छूट ही गया, ये मुझे रिसर्च करते करते अच्छा क्वेश्चन मिला कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहाँ से इलेक्ट हुए थे। देखो पहले इन्होंने इनकी इलेक्शन का भी स्टोरी एक अच्छी है। पहले इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, अपनी प्रेसिडेंसी से वहाँ से इलेक्शन फाइट करने की कोशिश की, हार गए। फिर एक्चुअल में क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल से मैं उनका नाम भूल गया यार एक्चुअल में, एक कैंडिडेट थे जो इलेक्ट हुए थे, उन्होंने अपनी सीट खाली करी और इन्हें अपनी वो सीट वहाँ से दे दी, और वहाँ के लोकल जो, ठीक है, वेस्ट बंगाल के जो लोकल इलेक्टर्स थे, सॉरी जो कैंडिडेट्स थे, इवन कांग्रेस कैंडिडेट्स, इन्होंने इन्हें सपोर्ट किया था। इनफैक्ट कांग्रेस वाज इन फेवर कि हाँ बी आर अम्बेडकर जैसी जो शख्सियत है ये आनी चाहिए आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। लेकिन हमने यही नहीं रुकना है, हमें भाई साहब बी आर अम्बेडकर की बातों को, कुछ ऐसी बातों को इसमें जानना है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर वन, भाई साहब इन्होंने जैसे ही लाहौर रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने पास किया था पाकिस्तान को डिमांड करने वाला 1940 में, इन्होंने अपना 400 पेज का एक थॉट्स ऑन पाकिस्तान, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, थॉट्स ऑन पाकिस्तान किसने लिखा, किस पे लिखा, बी आर अम्बेडकर ने लिखी अपनी इतनी बड़ी एक बुक जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के आइडिया को एक्सेप्ट किया था। इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है, इसी 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 बुक के लिए। मैं उनका फिर से नाम नहीं लूंगा, फिर यार नीचे कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट कर देते हैं। किसी एक इंटेलेक्चुअल ने एक बुक लिखी है, वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, राइट, आई थिंक ये दिस इज द नेम ऑफ, है ना, ये किसी ने लिखी हुई है, मैं फिर से नाम नहीं लूंगा, फिर कोई नीचे आकर के कोई कंट्रोवर्सी फालतू में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, इसमें इनको एंटी नेशनल तक डिक्लेयर किया गया है किसी के द्वारा, समझ रहे हो। तो ये जो है ये इन्होंने पाकिस्तान के आइडिया को उस वक्त सपोर्ट भी किया था, जरूर, ठीक है। सो एक बात इनकी ये एस्पेक्ट, यहाँ से वो अच्छा क्वेश्चन बना सकता है अगर उसे बनाना होगा तो। दूसरा, वो ये भी पूछेगा कि किसने लिखी ये बुक, हु वर द शूद्रास, ये भी आपके बी आर अम्बेडकर ने ही लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि एक्चुअल में अनटचेबल कौन थे। इसमें उन्होंने जो भी आउटकास्ट है, आउटकास्ट को एक्चुअल में उन, है ना, उन कैटेगरी ऑफ पीपल के साथ जोड़ा हुआ है जो इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे। लेकिन वो वो दलित हो गए, दलित का मतलब वो बिखर गए, वो टूट गए एक दूसरे से, और वो यूनाइट नहीं हो पाए। और जो बाहर से आक्रामक, जो जो आक्रमण करने वाली जो, ठीक है, जो शक्तियां थी, उन्होंने उन्हें सबॉर्डिनेट कर दिया, तो वो दास या फिर दस्यु बन गए। तो वही लिंक इन्होंने यहाँ पे, वो वाला दास दस्यु वाला जो लिंक है, वो इन्होंने यहाँ पे स्टेब्लिश किया, हु वर शूद्राज, इस चीज को इन्होंने स्टेब्लिश करने की यहाँ कोशिश की। फिर इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ये भी यहाँ पे ज्वाइन करी, राइट, सॉरी ये अपना शुरू किया इन्होंने। देन ये एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे, इन्होंने अपनी बुक लिखी द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, एक उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये भी इन्होंने बुक्स लिखी। एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने ये कहा कि भैया ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, ये भारत में अपने फाइनेंसिस जो है ये मैनेज कैसे कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी में इन्होंने ये बताया कि रूपी का फॉल किस वजह से हो रहा है। इनफैक्ट इन्होंने जे एम केन्स की जो थ्योरी थी, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है, ये जो इन्होंने बुक लिखी, जिसमें इन्होंने ये बात कही थी कि आपको जो है गोल्ड एक्सचेंज रेट के साथ, गोल्ड एक्सचेंज आपको गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड्स के साथ जो है लिंक करना चाहिए करेंसी को। इस चीज को इन्होंने रिफ्यूट किया था, राइट। सो दिस इज द थिंग, बुद्धा एंड हिज धर्मा, ये बुक भी जो है ये ये उनकी लास्ट बुक थी, इसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बुक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, उस वक्त इन्होंने ये बुक लिखी थी, राइट। यहाँ से भी वो क्वेश्चन बना सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो ये कुछ बातें हैं। आई होप ये सेशन आपको जो है अच्छा लगा होगा, राइट, और कुछ फ्रूटफुल यहाँ से निकल के सामने आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करें। टेक केयर।